नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जी इसमें। देखिए साथियों, हम लोग बिहार का एडुटोरिया बुक की बिहार का तत्व संग्रह बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बिहार का सामान्य परिचय देख लिया था और बिहार का प्राचीन इतिहास कवर कर लिया था। आज हम लोग बिहार का मध्यकालीन इतिहास कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप कृपया प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आते हैं, यहाँ से बिहार से संबंधित मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए साथियों, हम लोग अपने टॉपिक पे आ चुके हैं, मध्यकालीन बिहार का इतिहास। देखिए, मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत कई सब टॉपिक आते हैं, जिसमें पहला है कि तुर्क शासन में बिहार की स्थिति क्या थी। उसके बाद हमारा आ जाता है स्थानीय वंश था, जो कि कर्नाट वंश था, मिथिला का क्षेत्र। उसके बाद आ जाता है शेरशाह सूरी, जो कि अफगान शासक थे, उसमें बिहार की स्थिति क्या थी, उसके बारे में जानेंगे। और सल्तनत काल में बिहार की क्या दशा थी, उस समय क्या स्थिति थी, कौन से राजा थे, कौन से सुल्तान थे, उसके बाद कवर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मुगल काल में बिहार की स्थिति क्या रही, क्या कौन कौन शासक आए बिहार से रिलेटेड, उसके बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तुर्क शासन में बिहार। क्या तुर्क शासन में बिहार, सबसे पहले हम कवर करेंगे तुर्क शासन में बिहार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तुर्क शासन में कई शासक हुए, लेकिन सब बिहार से रिलेटेड नहीं थे, तो इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। तो जो बिहार से रिलेटेड था उसके बारे में जानेंगे। तो तुर्क शासन में बख्तियार खिलजी ही बिहार से रिलेटेड था, बख्तियार खिलजी ही बिहार से रिलेटेड था, तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय, क्या कहा जा रहा है, वास्तविक श्रेय, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय तो बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क शासन स्थापित किया था बिहार में, तुर्क सत्ता। तो उसका एक सेवक था, या तो सिपा सलार कर सकते हैं। कौन था? बख्तियार खिलजी था, सेनापति था। देखिए, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार में कई छोटे छोटे शासक थे जो कि अपना शासन चला रहे थे। और इस समय बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, जिसे गिरिपथ क्षेत्र भी कहा जाता है या पर्वतपातीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, बिहार का उत्तरी क्षेत्र, मिथिला का क्षेत्र, उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता, बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार, जो कि नालंदा में है, बिहार शरीफ में, की विजय थी। और 1198 में इसकी सफलता मिली थी इनको। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला में है वर्तमान में, इन विश्वविद्यालय को उसने आग लगवा दिया था। देखिए, इसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं, तो उसके बारे में आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानने को मिलेगा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्यों जलाया था। उसने 1203 से 4 ईस्वी में नदिया, जो कि बंगाल में पड़ता है, नदिया जिला पर चढ़ाई की। और उस समय सेन वंश था, और सेन वंश की राजधानी कौन था? नदिया जिला था। उस समय सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। इसको याद रखना है, उस समय सेन वंश का शासन कौन था? लक्ष्मण सेन था। और लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर वहाँ से भाग गया था। और बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? तो लखनऊती को बनाया। क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछा जा सकता है कि बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल पर आक्रमण किया था तो उस समय सेन वंश का शासन था। तो बख्तियार खिलजी ने क्षेत्र को विजित करके अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो आपका आंसर होना चाहिए लखनऊती। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके अधिकारी अली मर्दान ने कर दिया था। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया है, जो कि नालंदा क्षेत्र में आता है, बिहार शरीफ। अब अगला देखते हैं स्थानीय वंश कर्नाट वंश के बारे में। देखिए, कर्नाट वंश तो था मुख्यतः मिथिला का क्षेत्र का था, जो अभी सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ये सब का क्षेत्र कर्नाट वंश का ही था। तो पाल वंश था बिहार में था। उसके पतन के दौर में तिरहुत का क्षेत्र जो अभी पड़ता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल कर सकते हैं, सहरसा कर सकते हैं, उस क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। कर्नाट वंश के संस्थापक नन्नदेव थे। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नदेव थे। कौन थे? नन्नदेव। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी, जो कि अभी वर्तमान क्षेत्र नेपाल में पड़ता है। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय
देखिए, कर्नाट वंश के समय भी बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार पर हुआ था। तो इस समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव था। उसने बिना किसी लफड़ा लिए उसने नजराना या तो भेंट देकर बख्तियार खिलजी को संतुष्ट करने का प्रयास किया। क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता था, तो उसने कर्नाट वंश ने बख्तियार खिलजी से कहा कि आप सेन वंश से जाइए आगे, वहाँ पे संघर्ष करिए, हम आपको नजराना और भेंट देते हैं, हम पर आक्रमण नहीं कीजिए। तो क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता था, इसी कारण उसने नजराना और भेंट देकर बख्तियार खिलजी को खुश कर दिया और सहयोग किया और सेन वंश पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने? कर्नाट वंश ने। कर्नाट वंश तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन, जो कि कर्नाट वंश तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामीन में मिलती है। किसमें मिलती है? कर्नाट वंश पर जब तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामीन ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। सुल्तान, जो कि दिल्ली का सुल्तान था उस समय, इल्तुतमिश कर सकते हैं। इल्तुतमिश का ही सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था। तो उस समय दिल्ली पर इल्तुतमिश का शासन था। तो कर्नाट वंश का संबंध उसमें नजराना भेंट के उसको हर साल नजराना भेंट करता था। तो कर्नाट वंश तो इस पर आक्रमण नहीं करता था। कौन? दिल्ली का सुल्तान कर सकते हैं या तो बख्तियार खिलजी कर सकते हैं। परंतु गयासुद्दीन तुगलक, सल्तनत काल के बाद तुगलक काल जब आया तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। कर्नाट क्षेत्र पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का स्थापना भी किए थे। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ की गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। जब गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण बिहार पर हुआ था तो उस समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बिहार पर आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक का हुआ था तो कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो आंसर होना चाहिए हरि सिंह देव। इसको याद रख सकते हैं, हरि सिंह देव को। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। हरि सिंह जो था इस वंश का अंतिम शासक था। उस समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। उस समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। मिथिला भाषा का विकास कर्नाट वंश के दौरान ही हुआ था। जो मैथिली भाषा है, जो मिथिला भाषा है, जो मैथिली कहते हैं, इसका विकास कर्नाट वंश के समय ही सर्वाधिक हुआ था। अगला देख लेते हैं हम लोग, सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार की दशा क्या थी। तो है कि दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। जैसे कि देखिए यहाँ एक मैप के माध्यम से हम सबको समझाते हैं। इसे मान लेते हैं ये मैप है, बिहार का मैप है। देखिए इधर बंगाल का क्षेत्र पड़ता था और इधर दिल्ली, इसके आसपास कुछ दिल्ली का क्षेत्र था। दिल्ली का सुल्तान जब आक्रमण करता था तो बंगाल पर, और बंगाल का शासक भी जब दिल्ली के सुल्तान से संघर्ष के लिए जाता था तो बिहार के इस क्षेत्र में, बोल सकते हैं इस क्षेत्र में संघर्ष के लिए आ जाता था। तो बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा है। इसी कारण ये इधर से जाता था लड़ने के लिए और ये यहाँ से आता था लड़ने के लिए। इसी कारण बिहार युद्ध का अखाड़ा बना रहा सल्तनत काल में लंबे समय तक। अगला देख लेते हैं, इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश जो था दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया था। इसको ध्यान में रखना है कि प्रथम सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया था, तो इल्तुतमिश होगा। उसने 1225 में ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। उत्तराधिकारी जब आया उसका तो यह अधिकार उससे हट गया। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार, इसको ध्यान में रखना है कि इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। किसको नियुक्त किया? मलिक जानी को। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ और 1324 से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया था। कब आया था? तो 1359 में आया था। और उसने पटना और गया से उसके अभिलेख भी प्राप्त हुए। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने का भी प्रमाण मिला है। देखिए फिरोज शाह तुगलक 1359 में बंगाल अभियान करता है और पटना और गया से उसके अभिलेख इसके साक्ष्य देते हैं, और राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख भी उसके साक्ष्य देते हैं कि उसने यहाँ अनुदान दिया था। तुगलक काल में जो था, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी।
और उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उस समय बिहार शरीफ का नगर जो था बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का आता है। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का आता है, जो मलिक ब्याह कहलाते थे। इसका अन्य नाम मलिक ब्याह था। इसने मकबरा बिहार शरीफ में, इसका मकबरा बिहार शरीफ में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे अभी कह सकते हैं बड़ी पहाड़ी के क्षेत्र पर इसका मकबरा है। आप लोग घूम सकते हैं जाके। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज सिराज, किनकी बुक थी? तबकाते। मिन्हाज सिराज की बुक कौन थी? तबकाते नासरी। कौन थी? तबकाते नासरी। इसमें बिहार का नाम का उल्लेख किया गया है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज सिराज ने एक बुक की रचना की जो कि तबकाते नासरी थी। इसमें बिहार का नाम का उल्लेख मिलता है, जिसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब अफगान सत्ता में बिहार की स्थिति क्या रही थी उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान नोआनी को, किसको? दरिया खान नोआनी को बिहार में प्रशासक एवं राज्यपाल नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम दरिया खान नोआनी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नोआनी का पुत्र बहार खान नोआनी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। देखिए, सिकंदर लोदी के समय दरिया खान नोआनी ने बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया सिकंदर लोदी के अधीन। जब सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आया, और इब्राहिम लोदी की मृत्यु आप लोग जानते हैं कि बाबर से पानीपत का प्रथम युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है 1526 ईस्वी में। तो दरिया खान नोआनी का जो पुत्र था बहार खान नोआनी, इसने कहा कि हम लोदी वंश का सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसके अधीन नहीं रहेंगे। तो इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया कि हम उसके अधीन में रहकर शासन नहीं कर सकते, और स्वतंत्र सत्ता बिहार में स्थापित कर लिया। किसने? बहार खान नोआनी ने। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार भागकर आ गया था और बहार खान नोआनी से सहायता मांगा था। बाबर ने कई युद्ध किए, जिसमें 1529 में उन्होंने घाघरा का भी युद्ध किया, और घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को भी पराजित किया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का युद्ध उदय हुआ। पुनः अफगानों का उदय किसके काल में हुआ था? तो शेरशाह के नेतृत्व में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों को पढ़ना कि शेरशाह सूर्य के बारे में जान लेते हैं कि इनका जीवन सब चीज़ यहीं बीता है बिहार में, तो इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। देखिए, शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में होता है। उसके पिता का नाम हसन खां होता है, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। उस समय सासाराम के जागीरदार थे। कौन? शेरशाह सूरी के पिता हसन खां जी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो आपको टिक करना है फरीद खां था। और शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया था। तो बहार खान नोआनी जो था, जिसने बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया था, तो इसने ही फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। शेर खां जब बहार खान नोआनी के दरबार में रहता था, तो इसकी वीरता से प्रभावित होकर इसने बहार खान नोआनी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि से नवाजा। आगे देख लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में ही। देखिए, शेर खां ने जब बहार खान नोआनी का पतन हो गया, तो बिहार में बहार खां की विधवा लाड मल्लिका, जो कि बहार खान नोआनी की विधवा पत्नी थी, लाड मल्लिका से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। उसने बाद में मोहम्मद शाह की विधवा थी, जो कि दूदू बेगम थी। अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए ऐसा करते थे उस समय के। तो शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? तो 1534 ईस्वी में। इसमें बंगाल को पराजित कर उसने अधिकार कर लिया था। सूरजगढ़ की लड़ाई किसके लिए हुई थी? तो बंगाल को विजित करने के लिए हुई थी। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप से देगा। देखिए, जब हुमायूं ने बिहार पर आक्रमण करने के बारे में सोचा, तो शेर खां ने उसे एक प्रस्ताव के रूप में अपना प्रस्ताव दिया कि अगर आप हमें बंगाल पर आक्रमण करने के लिए अनुमति देते हैं या अधिकार देते हैं, तो हम आपको बिहार को समर्पित कर देंगे, और ऊपर से हम लोग 10 लाख दिनार वार्षिक रूप से आपसे नजराना देंगे। लेकिन हुमायूं मानने वाला नहीं था और बिहार पर आक्रमण कर दिया। और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण किया था, क्योंकि हुमायूं शेरशाह का प्रस्ताव मानने के लिए राजी ही नहीं था, और उसने बिहार पर आक्रमण कर दिया और वो पराजित भी हो गए। इसके बाद जस्ट एक साल बाद ही 1540 ईस्वी में कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उसने हुमायूं ने ही आक्रमण किया, और इसमें भी हुमायूं पराजित हो गया और बुरी तरह से पराजित हो गया। और उसने
और शेर शाह ने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना कर दी। हुमायूं यहाँ से भाग करके पाकिस्तान रीजन का क्षेत्र चला गया था, लाहौर का क्षेत्र चला गया था यहाँ से भाग करके। 1541 में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। 1541 में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। इस नगर को बिहार की राजधानी भी बनाया। शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया और इसका राजधानी भी पटना का दुर्ग को बनाया, बिहार की राजधानी। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारिख द्वादी में मिलता है। शेर शाह ने 1543 में रायसीन और 1544 में मारवाड़ विजय किया था। इसी में मारवाड़ विजय में ही उसने कहा था कि पूरी तरह से सेना इसका पस्त हो गया था। तो इसी में कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के खातिर हम लोगों ने पूरा साम्राज्य खो दिया। और बाद में उन्होंने 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान महत्वपूर्ण था में इसने गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। शेर शाह का जो मकबरा रोहतास में है, जो कि अष्टकोणीय है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो इस्लाम शाह ने करवाया, जो अभी की सासाराम का क्षेत्र आता है। यह अष्टकोणीय है, एक प्रकार का अष्टकोणीय है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली किसने चलवाया? तो शेर शाह ने, जिसमें भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में जब अकबर आया तो इसने इस व्यवस्था को अपने दरबार में भी, अपने शासन में भी इसको अपनाया। आगे देख लेते हैं। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और में व्यापक सुधार किए। इसी को अकबर ने अपने शासन में भी जारी रखा था, इसी से प्रेरित होकर। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां, जो कि इस्लाम शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में विभाजित हो गया। जब सूर्यवंश का अंतिम आया तो सूर्यवंश 3 भागों में विभाजित हो गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में, 1555 में जब हुमायूं लौट कर आता है तो मच्छीबार, जिसे सरहिंद का युद्ध भी कहते हैं, तो हुमायूं ने सिकंदर सूरी, जो कि लास्ट राजा था सूर्यवंश का, उसे पराजित कर फिर से मुगल वंश का स्थापना कर दिया और सूर्यवंश का अंत कर दिया। अगला जान लेते हैं, बिहार से रिलेटेड ही है। कौन है? चेरो वंश। बीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 1 से 2 बार। तो पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। पाल वंश के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राज्यों में एक प्रमुख राज्य चेरो था। चेरो राज्य का क्षेत्र अभी के वर्तमान शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र पड़ता है। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। चेरो वंश का मुख्यालय बहिया या भोजपुर था। 1607 ईस्वी में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई। 1607 में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, जिसमें चेरो की जीत हो गई थी इस युद्ध में। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक, जिसको ध्यान में रखना है, कौन था? मेदिनी राय को ध्यान में रखना है, प्रमुख शासक था। मुगल के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया बिहार से। अगला देख लेते हैं हम लोग, मुगल काल में बिहार की स्थिति क्या थी। तो शेर शाह की मृत्यु जब हो जाती है तो उसके कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रहती है, लेकिन 1555 से 56 में मुगल वंश का फिर से पुनः स्थापना हो जाता है हुमायूं के साथ। और दिल्ली में मुगल काल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन होता है। अकबर के समय देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अकबर के समय बिहार की स्थिति क्या थी? तो ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। जो ताज खां करारानी एक अफगान राज था, अफगान शासक था, उसने अकबर के प्रति एक सम्मान की नीति अपनाई, उसके विरुद्ध जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन उसके पुत्र जो था दाऊद खां करारानी ने उसका अकबर का विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं बिहार पर आक्रमण किया और यह आक्रमण 1576 ईस्वी में हुआ। उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। दाऊद खां जो था बिहार का अंतिम अफगान शासक भी सिद्ध हुआ। और 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार को केमा सूबा अकबर का था? तो 12वां सूबा था। केमा सूबा था? तो 12वां सूबा था, 12वां नंबर का था। ये इंपॉर्टेंट है कि अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। तो क्वेश्चन इसे रिलेट करके पूछा जाता है कि बिहार का गवर्नर अकबर ने किसे बनाया था? तो मुनीम खां होगा आंसर। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो राजा मानसिंह को इसने 1587 से 1594 ईस्वी तक
1587 से 1594 ईस्वी तक प्रांतपति बनाया गया था इसे। और मान सिंह ने मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। मान सिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो रोहतास थी। अब आगे देख लेते हैं हम लोग जहांगीर के समय बिहार की स्थिति क्या थी। तो जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जो छोटा नागपुर का क्षेत्र अभी देखते हैं, झारखंड का क्षेत्र आता है और कुछ बिहार का क्षेत्र आता है, उसमें जहांगीर का अधिकार हो गया था और यहाँ से वो हीरा और सोना प्राप्त करते थे। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया और बाद में यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। बाद में जहांगीर के बाद जो शाहजहां आया तो शाहजहां ने अपने पुत्र को बिहार का सूबेदार या बिहार का प्रांतपति बनाने लगा। राजकुमारों को ही यह पद दिया जाने लगा था। अब औरंगजेब के समय देख लेते हैं। लास्ट आता था मुगल का मजबूत था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को, इसका पोता था औरंगजेब का, इसे बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। तो इसने राजकुमार अजीम ने ही अपने नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। किसके समय पटना का नाम अजीमाबाद हुआ? तो औरंगजेब के समय हुआ। कौन किया था? तो राजकुमार अजीम ने किया था। इसने अजीमाबाद को बहुत ही विकसित करके सुंदरीकरण किया था। उत्तर मुगल काल में शासक फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक किया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता था कि ये PIQ आया हुआ है कि पटना में या तो बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ है? तो फर्रुख सियर आंसर होगा। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में ही हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। इसके बाद कमजोर होती मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन जाता है और मुर्शिद कुली खां 1717-1727 तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार बनता है या तो रहता है। इसके बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार को बंगाल में मिला लिया। किसके समय बिहार बंगाल में मिला? तो शुजाउद्दीन के समय। और उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो शुजाउद्दीन ने बिहार का उपनवाब उप सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो अलीवर्दी खां को। देखिए 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां ने अलीवर्दी खां जो था गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना लिया। 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना लिया। और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और इस समय इसकी मृत्यु तक बिहार बंगाल उड़ीसा का क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। बिहार बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है इसकी मृत्यु के समय तक। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग सिख धर्म के बारे में देख लेते हैं, बिहार से रिलेट करके। बिहार में सिख धर्म का क्या संबंध था? तो सिख धर्म और बिहार, सिख धर्म और बिहार। देखिए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव है, तो आप लोग जानते होंगे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? कुल 10 गुरु हुए। इन 10 सिख गुरुओं में से जो पहला गुरु नानक था और गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उनका संबंध बिहार से। कौन कौन से गुरुओं का संबंध बिहार से? तो प्रथम गुरु नानक का और 9वें गुरु तेग बहादुर का और गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु हुए सिख धर्म में, उनका संबंध बिहार से रहता है। गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी, इसलिए गुरु नानक को बिहार से संबंध करके पढ़ा जाता है। वे बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु भी थे। सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ भी उनकी पत्नी का नाम गुजरी देवी है, इनको याद रखना है। गुजरी देवी का नाम वो छोड़कर चले गए थे। जो माँ बनने वाली थी इसलिए पटना में ही छोड़कर आगे चले गए। और गुजरी देवी ने यहाँ अपने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बाद में गुरु गोविंद सिंह हुआ। पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 में हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो कि पटना से संबंधित है। उसने देखिए पटना में ही तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है।
इसका निर्माण आपको याद रखना है किसने करवाया, तो महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया, और इसे अब श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप लोग अभी जानते होंगे पटना सिटी के नाम से। देखिए साथियों, हम लोग आज बिहार का मेडाबल हिस्ट्री एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, और जहाँ कुछ भी गलतियाँ होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।